Once again, welcome to my channel. In this video, we will discuss about depression of freezing point. Depression of freezing point क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाम से समझ में आ रहा है डिप्रेशन मतलब क्या है, लो। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसी तरीके से सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा, इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला कि एट दैट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ पर हमारा सॉलिड एंड लिक्विड किसके अंदर हों, इक्विलिब्रियम के अंदर हों और को एक्सिस्ट कर सकें, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। समझ में आया? वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में को एक्सिस्ट कर सकें, दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, इसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट के टाइम पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू that of its solid form। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मेरे पास मान लो ये लिक्विड फॉर्म में है इस तरीके से और ये सॉलिड फॉर्म में है, तो जो वेपर प्रेशर हमारा लिक्विड फॉर्म का है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। तब हमारा कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस के सॉलिड फॉर्म में, तब हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। चलो, तो अब यहाँ पे हमें ये नहीं बात करनी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिप्रेशन, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कब डिक्रीज करेगा। तो अब देखो मेरे पास ये सॉल्यूशन था, ठीक है। सॉल्यूशन मत कंसीडर करो, इसे एज अ प्योर सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। तो अगर हम मान लें इस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कब होगा, जब इसके अंदर ये जो लिक्विड फॉर्म में है और जब ये सॉलिड फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा इस सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के, तभी फ्रीज कर जाएगा। पर जैसे ही हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने फिर से क्या ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट करने से हुआ क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या हुआ होगा, डिक्रीज़ कर गया होगा। कैसे डिक्रीज़ करा होगा ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है, मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो आप अगर नहीं पढ़ा है आपने तो लास्ट वाली वीडियोस के अंदर जाके आप देख सकते हैं। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे हमने ऐड किया, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। अब वेपर प्रेशर क्योंकि डिक्रीज़ कर गया तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या हो गया होगा, डिक्रीज़ कर गया होगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कब, जब हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड फॉर्म, जब इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर इन सॉलिड फॉर्म तब वो सब्सटेंस क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ गया कि जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। तो इसका दोबारा से अगर हम इसे ग्राफ के थ्रू देखें तो ये हमारा वेपर प्रेशर हो गया, ये हमारा टेम्परेचर हो गया और इसका ये हमारा प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पर एक हमने इसे इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। फिर एक हमने यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया, हमारा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो अब जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर प्रेजेंट है, एक सेकेंड, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, दैट इज़ वेपर प्रेशर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। यहाँ पे इसे लिख लेते हैं हम फ्रोज़न सॉल्वेंट है ये हमारा, और यहाँ ये क्या है हमारा लिक्विड सॉल्वेंट। अब इस लिक्विड सॉल्वेंट की हमने क्या बात कर ली, इसके वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन। अब इस लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। जैसे ही हमने इसका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया इसके अंदर तो ये अब क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला यहाँ पर इसको ये हो गया, इसे हम मान लेते हैं कुछ भी मान लो, अब इसे TF मान लेते हैं और इसे TF नॉट मान लेते हैं। तो यहाँ से फिर से जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि टेम्परेचर के अंदर ये जो चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करके अगर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं तो देखो क्या बन जाएगा। जैसे हमने वो लिखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट TB से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम इट्स लाइक दैट, ये चीज़ समझ में आ गई।
ये चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बता देना, मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये सिंपल सा क्या है कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये देखा गया जैसे हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के। तो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो फिर से हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा देते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया KF दैट इज कांस्टेंट। और ये है क्या हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसे हम और क्या बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, kg मोल इनवर्स। ये चीज़ समझ में आ गई। अब दोबारा से इस मोलर कंसंट्रेशन को जगह हम वही चीज़ पुट कर देंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर करा था। ये मोलर कंसंट्रेशन है क्या, मोलैलिटी है, आपको पता होगा, मैंने काफ़ी बार बता दिया है अब तो ये जो हमारा m है, m क्या है, मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम मोल्स को क्या लिख सकते हैं, फिर से वही मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं उसको इस तरीके से लिख रही हूँ, और ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इसे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, W1। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इस m वाली वैल्यू को हम दोबारा से उस इक्वेशन के अंदर अगर पुट कर दें तो इसे हम इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर है इतना। अब दोबारा से इसे क्या करना है, जस्ट रीअरेंज करना है। तो इसे रीअरेंज करते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला, एंड विच इज KF इंटू W2। ठीक है, अब अगर आपको ये फाइंड आउट करना है जैसे हमने उस टाइम पे किया था, तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस टाइम पे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जब हम पढ़ रहे थे। ये हमारा नीचे आ जाएगा, एक सेकेंड करके पूरा लिख के बता देती हूँ। जस्ट आपको पोजीशन एक्सचेंज करनी है और कुछ नहीं करना, फार्मूला रीअरेंज करना है। तो इस तरीके से भी हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं, इस तरीके से भी। तो जनरली ये वाला फार्मूला और जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था, ये दोनों फार्मूलेज आपके यूज़ होंगे न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए। आपको ये दे रखा होगा, ये गिवन होगा, ये सारी चीज़ें गिवन होंगी, आपको ये फाइंड आउट करना होगा। या फिर वो डायरेक्टली ये वाला फार्मूले से भी आपसे निकलवा सकते हैं। ये आपको ये दोनों वैल्यूज़ गिवन होंगी, मोलैलिटी और ये जो हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, सॉरी KF। तो ये आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे को किसके बारे में डिस्कस करना है, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपको समझ में आता है, बट ऑस्मोसिस क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है, इसे समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसे हम इस तरीके से सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन किसका, इस प्योर सॉल्वेंट का, इसके अंदर हमने कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिए होंगे, तो उससे हमारा क्या फॉर्म हो गया, सॉल्यूशन। तो आपको सिंपल सा ऐसे कंसिडर करके चलना है कि यहाँ पे एक जगह हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और एक जगह हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंट के टाइम पे कि ये जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है ये क्या कर रहा था, मूव कर रहा था किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। और ये हमने इसे किससे सेपरेट कर रखा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अलाउ करती है टू मूव द सॉल्वेंट को मूव करने में ये हेल्प करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी दो तरीके की होती हैं, एक तो हमारी वेजिटेबल मेम्ब्रेन को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, या फिर सेलोफोन
सेलोफेन, ये हमारी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा जो सॉल्वेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो ऑस्मोसिस का जो एक्सपेरिमेंट था तो इसमें ये देखा गया कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पे जा रहा था, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो अब यही इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये सॉल्यूशन क्यों नहीं मूव कर रहा, ये प्योर सॉल्वेंट ही क्यों मूव कर रहा है। तो इसका भी रिलेशन सीधे सीधे वेपर प्रेशर से है। ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या जनरेट कर रहा होगा, वेपर जनरेट कर रहा होगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर फिर से वही चीज़ कि सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है, इसीलिए हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ जो है हमारी सब्सटेंस मूव कर रहा है। दैट मीन्स सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हमारा जो ये सब्सटेंस है वो मूव कर रहा है। तो यही हमारा ऑस्मोसिस है। तो अब इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ये आ गया होगा आपको समझ में। तो ऑस्मोसिस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, लिख देती हूँ मैं, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है, वो प्रोसेस जो कि अपने आप होते हैं, किससे, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसे आप लिख लेना पूरा, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट से कहाँ पर, सॉल्यूशन की तरफ। या फिर इसे आप और कैसे डिफाइन कर सकते हो, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, अभी तो हम ये पढ़ रहे थे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है सिर्फ किसको पास आउट करने दे रही थी, सॉल्वेंट को। तो वहाँ पर भी अब आपको ये जो वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे ये इससे ही रिलेट करके है। तो अब आपको ये एक्चुअल में है क्या समझ, हाँ। तो ये बात तो सही है कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अपने में से पास होने देती है, सॉल्यूट को पास नहीं होने देती। तो अब हम ये जो बात कर रहे हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करना, इसका क्या मतलब है, इसे भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही। तो देखो यहाँ पर इसे इस तरीके से समझो, ये हमारी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसे इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन एक साइड है और एक साइड क्या है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट का क्या मतलब है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, लेस होंगे। और कंसनट्रेटेड के अंदर हमने पता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पर कैसे होंगे, मोर होंगे। तो इसे अगर मैं, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया और इसके अंदर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल हो गए, कंसनट्रेटेड के अंदर ये सॉल्वेंट और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा होंगे। तो अब यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, मोर होगा। पर यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। तो इसीलिए अभी हमने पढ़ा था जस्ट कि वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ, तो ये इस तरीके से डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो है हमारा सॉल्वेंट मूव करेगा। क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही है, पर यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल तो मूव कर नहीं सकते। कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ तक क्लियर है कि ऑस्मोसिस है क्या। अब इसी फिनोमिना को हम एक और तरीके से भी पढ़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एग। तो ये मेरे पास एक एग है, ठीक है, इसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है, शेल प्रेजेंट होती है। इस शेल को हम रिमूव कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग इट विथ, एग को अगर हम HCl के साथ ट्रीट करा दें तो इस शेल को हम रिमूव कर देंगे। तो इस शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस एग को HCl के साथ ट्रीट करा, जिसकी वजह से ये हमारा जो शेल है ये तो रिमूव हो गई, बचा क्या, एग और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस एग को हमने दो तरीके से ट्रीट करवाया। एक हमने क्या किया, यहाँ पे एक बीकर लिया और ये इस एग को रखा, ये शेल तो है नहीं इससे, तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और एग है हमारा। और यहाँ पर हमारा एक और बीकर है, यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या है, एग, इस तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे हमने प्योर सॉल्वेंट ले रखा है, तो हम इसे वाटर मान लें। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है।
तो एक्सपेरिमेंट के टाइम पे देखा गया कि कुछ देर बाद क्या हुआ, ये वाला जो एग वाटर के अंदर प्रेजेंट था वो एग क्या कर गया, स्वेल अप, और जो एग सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था वो श्रिंक कर गया। ये समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि एग है, एग को हमने सबसे पहले HCl के साथ ट्रीट करा, तो जो उसकी शेल थी वो हमने क्या कर दी, रिमूव कर दी। इसके बाद अब हमारे पास क्या रहा, एग और उसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर हमने एक बार इसे प्योर सॉल्वेंट के अंदर रखा और एक बार हमने इसे सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर रखा। तो जब हमने इसे प्योर सॉल्वेंट के अंदर रखा, दैट इज़ वाटर, तो ये स्वेल अप कर गया, और जब हमने इसे सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर रखा तो ये श्रिंक कर गया। तो अब हमें ये पढ़ना है कि ऐसा हुआ क्यों होगा। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। हाँ जी, तो अब ये स्वेल अप क्यों किया होगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑस्मोसिस के दौरान ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो दोबारा से ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है और अंदर हमारे पास ये इस तरीके से दोबारा वाटर क्या करना शुरू कर देगा, अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। एग में क्या है, एग तो खुद इट सेल्फ एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर वाटर भी है और भी सारी चीज़ें पार्टिकल भी प्रेजेंट है, तो एग को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एज अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, वाटर क्योंकि अंदर मूव करने लगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, तो ये क्या कर जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा। पर यहाँ पर फिर वो श्रिंक क्यों कर गया, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा बाहर वाटर नहीं है, बाहर हमारे पास अब क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, और अंदर एग खुद भी क्या है, एग भी क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, मतलब पर ये सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, और बाहर सॉल्यूशन ये जो हम लेकर के चल रहे हैं ये हमारा कैसा है, कंसनट्रेटेड। तो अब क्या होगा, हमने अभी भी पढ़ा था ऑस्मोसिस के टाइम पे डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होता है, तब इस एग के अंदर से बाहर की तरफ मूव करना लग जाएगा सब्सटेंस, तो ये इसकी वजह से इसका साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और ये श्रिंक कर जाएगा। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात किसकी करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, हमारा एक्सटर्नल प्रेशर विच शुड बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। अभी इसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी क्या है ये ड्रॉ करके। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, पहले से समझ लो कि एक्सटर्नल प्रेशर हम कहाँ पे लगा रहे हैं, सॉल्यूशन पे। क्यों, टू स्टॉप द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के फिनोमिना को रोकने के लिए जो प्रेशर हम सॉल्यूशन पे लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन व्हेन टू आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये क्या कह रहा है कि हमने बाहर से इतना प्रेशर लगाया कहाँ पर, सॉल्यूशन पे, ताकि जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो हो रहा है सॉल्यूशन में वो रुक जाए। उस फिनोमिना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हम बाहर से लगा रहे हैं। अब इसे समझ लो। तो यहाँ पर देखो, इसे हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी फिर से वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारा क्या है, सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमारा क्या है, सॉल्वेंट। तो अगर हम कोई प्रेशर नहीं लगाते तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि वेपर प्रेशर का डिफरेंस है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, कम है। पर हमने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। अब हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। पहले तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम था, है ना, आ रहा है ये चीज़ समझ में, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसे एक सेकेंड मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चीज़ को। देखो, इसे आप ऐसे समझो पहले, है ना, इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्वेंट है। यहाँ पे हाई वेपर प्रेशर है और यहाँ पर लो वेपर प्रेशर है। तो ऑस्मोसिस के टाइम पे क्या हो रहा था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ मूव कर रहे थे। पर अब हमने क्या किया, ये हमारी फिर से वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, सॉल्वेंट, और यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, सॉल्यूशन। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। तो अब यहाँ पे भी प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, और यहाँ पे तो प्रेशर पहले ही ज़्यादा था। तो अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो इक्वल हो गया जितना जो हमारा वेपर प्रेशर यहाँ पर सॉल्वेंट की वजह से जनरेट हो रहा था। तो अब क्योंकि जो ऑस्मोसिस था वो किस वजह से हो रही थी, वेपर प्रेशर में वेरिएशन की वजह से, एक जगह ज़्यादा था एक जगह कम, तो हमारी ऑस्मोसिस हो रही थी। पर अब हमने क्या कर दिया, दोनों साइड प्रेशर को इक्वल कर दिया, जिसकी वजह से जो है हमारा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब किसकी बात करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में क्या पढ़ रहे थे हम,
ऑस्मोसिस में हम क्या पढ़ रहे थे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे। रिवर्स का क्या मतलब हो गया, जस्ट अब उसका अपोजिट प्रोसेस हो रहा होगा, यानी कि अब क्या हो रहा होगा, सॉल्यूशन से हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ पर जा रहे होंगे, सॉल्वेंट की तरफ जा रहे होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये कब होगा, जब अब हम क्या करें, यहाँ पे इसे दोबारा से इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देती हूँ। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, तो अगर हम बाहर से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कर दें, यानी कि यहाँ पर अब प्रेशर ज़्यादा हो गया और यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ पे मोर और यहाँ पे लेस, तो अब क्या होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा है, या फिर वेपर प्रेशर ना कंसीडर करके क्योंकि हम बाहर से लगा रहे हैं तो वो वेपर प्रेशर तो नहीं है, पर यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम है। तो अब हमारे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूशन से कहाँ पर मूव करना शुरू हो जाएंगे, इस सॉल्वेंट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है कि जब ऑस्मोसिस का अपोजिट प्रोसेस होने लगे, जब कब होगा ये, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, ठीक है, तब हमारा कौन सा फिनोमिना स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ सी वाटर, या फिर हार्ड वाटर को भी प्योरीफाई करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। सो अब मैं इसको रब कर देती हूँ और अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से अब हम रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज़ करके हार्ड वाटर या फिर सॉल्ट वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, इसे हम इस तरीके से समझ लो दोबारा से कि ये हमारी क्या है भाई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमारे को क्या करना है, एक साइड तो हमारे को प्योर वाटर लेकर के चलना है और एक साइड हमारे को क्या लेकर के चलना है, सॉल्ट वाटर को अगर आपको प्योरीफाई करना है, या फिर अगर हार्ड वाटर है उसे हमें प्योरीफाई करना है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही रिवर्स ऑस्मोसिस वाला कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर मोर देन, मतलब एक तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, अगर हम उससे ज़्यादा मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस का। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि ये जो सॉल्ट वाटर है, हार्ड वाटर है, इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट तो हो गई, क्योंकि देखो हार्ड वाटर है तो उसके अंदर सॉल्ट भी होगा, और इस वाटर तो हो गई क्योंकि वाटर है, तो इसके अंदर हम सिंपल क्या कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट यानी कि इस वाटर को जो इसके अंदर प्रेजेंट है इसे प्योर वाटर के साथ मिक्सअप कर रहे हैं। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट है, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये प्योर सॉल्वेंट जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और हमारा जो वाटर है प्योरीफाई हो जाएगा और फिर हम उसे ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी तक हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हर एक की इक्वेशंस पढ़ रहे थे, हर एक का एक फार्मूला निकल के आ रहा था, उससे हम फिर चीज़ें फाइंड आउट कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास या फिर बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरीके से अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से पाई से, ठीक है। तो ये इसे इस तरीके से लिख लिया हमने। क्या देखा गया कि अगर हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलैरिटी के। तो इसे हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपको बॉयल्स लॉ याद है तो वो क्या कहता है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये चीज़ समझ में आ रही है, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब जो चार्ल्स वेंटॉफ लॉ है वो क्या कहता है कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, अब ये जो साइन हम हटाएंगे तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, S। तो अगर हम इसे रीअरेंज करें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो S है ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, सॉल्यूशन कांस्टेंट।
तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल्यूम है, ये हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट है, एंड ये क्या है, टेम्परेचर। तो ये देखा गया कि ये जो सॉल्यूशन कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल थी, गैस कांस्टेंट के। तो हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है इस तरीके से। तो अब हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम बात कर रहे हैं n मोल्स ऑफ गैस की, तब अगर हम n मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर हम यहाँ पे सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो n मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो अब हम इसी इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने ये पढ़ी थी PV = nRT, है ना। तो ये जो इक्वेशन है जस्ट उससे सिमिलर है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वेन हॉफ इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है। और ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, गैस इक्वेशन। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, वेन हॉफ इक्वेशन। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं। अब देखो, अब हमारे पास n क्या है, फिर से वही नंबर ऑफ मोल्स की हम बात कर रहे हैं। और मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, किसके नंबर ऑफ मोल्स, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, है ना, पर उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। इस मीन्स ये क्या है, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम सॉल्यूट के अगर मास को इस तरीके से लिख रहे हैं और मोलर मास को इस तरीके से लिख रहे हैं तो अब हम यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहो तो ये यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई। अब अगर आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो एक तो इक्वेशन ये हो गई। अब अगर आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो इसे हम इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन। यहाँ से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम किसकी जगह हमने पुट किया है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसे nRT है। तो हमने इस n नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने यहाँ पर ये चीज़ों को पुट किया है, ठीक है। और ये क्या है, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मोलर मास। तो अब आपका ये क्लियर हो गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जो कि हमने अब डिस्कस कर लिया। इसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है, हमारे को अब वेन हॉफ इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा वेन हॉफ फैक्टर I के बारे में पढ़ना है और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है।